dear students, hope so all of you are doing great. I am back with another lecture जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम के बारे में. एज़ यू ऑल नो कि एंजाइम जो है वो आपके जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसके अंदर मेंशन है. और ये चैप्टर बज़ाहिर तो छोटा सा चैप्टर है, बट इसके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं. एंड अगर देखा जाए तो पीएमडीसी का ये काफ़ी फेवरेट चैप्टर है. तो एज़ आई टोल्ड यू बिफोर कि हम इस पूरे लेक्चर सीरीज़ के अंदर इन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे जो मैंने बनाए हैं. साथ में हम जो है इन इलस्ट्रेशंस को भी देखेंगे. साथ में हम जो है रेफरेंस के लिए पीटीबी की बुक यूज़ करेंगे. फॉर दोज हु आर न्यू, आई यूज़ पीटीबी एज अ रेफरेंस. अगर आपका प्रोविंस जो है वो पंजाब के अलावा कोई और है तो आप अपनी बुक को साथ में रखें एंड उसके अंदर जो यहाँ से एडिशनल पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूँ उनको नोट डाउन करते जाएँ. सो इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स के अंदर हमें पता होना चाहिए दैट दे आर अ क्लास ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स और इनको हम बायोलॉजिकली एक्टिव कहते होते हैं. ठीक है, दे आर वन ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन्स. ठीक है, दे आर नॉट द स्ट्रक्चरल वन. देन उसके अलावा स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन, एक एंजाइम एक तरह का रिएक्शन जो है उसी को कैटेलाइज कर सकता है. ठीक है, एंजाइम की बेसिकली नीड क्यों होती है, एंजाइम की ज़रूरत क्यों होती है? तो एज़ वी ऑल नो कि कोई भी हम रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर देयर इज़ एन एक्टिवेशन एनर्जी. एक एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है ना. एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट. अब उस एक्टिवेशन एनर्जी को जल्दी अचीव करने के लिए वी नीड एंजाइम्स. यानी कि एंजाइम्स हाईली एफिशिएंट हैं, आपका टाइम बचा रहे हैं, आपको प्रोडक्ट टाइमली बनने में हेल्प हो रही है. ओके, सो दिस वाज द बेस ऑफ एंजाइम्स. अब हम यहाँ पर टेक्स्ट की वर्डिंग्स को समझेंगे, देन उसको इलस्ट्रेशंस के थ्रू अच्छे से ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे. अब एंजाइम्स जो होते हैं ना वो हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के साथ बने होते हैं. ठीक है, एंड वो सारे जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड होते हैं, जस्ट लाइक हेयर. ये सारे अमाइनो एसिड्स ने चेन्स बनाई हुई और आपस में ना कॉइल किया हुआ है. ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली अ आपके टर्शरी स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी. सो एंजाइम्स आर अ टाइप ऑफ टर्शरी प्रोटीन. ठीक है, तो ये भी एम सी क्यूज़ आ जाता होता है. देन इनके अंदर एंजाइम्स के अंदर ना एक कैटेलिटिक साइट होती है. ठीक है, जो कि एक छोटा सा पोर्शन होता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट. जैसे यहाँ पर मैंने इलस्ट्रेशन के अंदर ये शो किया हुआ, दिस इज़ बेसिकली एन एक्टिव साइट. ठीक है, तो एक्टिव साइट के बारे में भी हम पढ़ते हैं ना. जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना किसी भी रिएक्शन के अंदर उनको हम सबस्ट्रेट कहते होते हैं, और जो प्रोडक्ट होती है एज यू नो कि जो उसके रिजल्ट में बनेगी वो प्रोडक्ट हो जाएगी. अब जो रिएक्टेंट यानी जो सबस्ट्रेट होता है ना वो उस एक्टिव साइट के ऊपर जाके अटैच कर जाता है, लेकिन उस एक्टिव साइट के ऊपर कुछ ही प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ही अमीनो एसिड्स होते हैं ना. ये पॉइंट का बताने का मकसद क्या है? बेसिकली क्या होता है कि एक एंजाइम के अंदर हमने कहा कि एक छोटी सी साइट है जो कि एक्टिव साइट कहला रही है, एंड हमने कहा कि इसके ऊपर कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं. अब किसी भी एंजाइम की अगर मैं आपसे बात करूं कि एक एंजाइम ए है और एक एंजाइम बी है, तो दोनों के अंदर डिफरेंशियल क्या बनेगा? मतलब कैसे पता चलेगा एक सबस्ट्रेट को कि मैंने ए एंजाइम पे अटैच होना, मैंने बी एंजाइम पे अटैच नहीं होना? सो दिस इज़ वेयर द एक्टिव साइट कम, और उसके अंदर भी उसके जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स पे लगे हुए हैं. So they basically play an important role in ionizing that active site, और वहाँ पर जो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सबस्ट्रेट सेंस करता है, वो अमाइनो एसिड्स को सेंस करता है, एंड देन वो फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो ये एक्टिव साइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जिसमें पहला है कि अगर एक एंजाइम आपके पास है तो वो एक ही तरह का रिएक्शन कैटलाइज करेगा. एंजाइम्स जो हैं वो कभी भी किसी भी रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते हैं, यानी कि ये रिसाइकल हो सकते हैं. दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. कैन भी क्या, ये होते ही हैं, अगेन एंड अगेन यूज़ होते हैं. एक्टिव साइट हमने कहा कि एक स्मॉल रीजन है एंजाइम का जहाँ पर सबस्ट्रेट ने आके बाइंड होना है. एक्टिव साइट की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं. ठीक है, एक कैटेलिटिक साइट होती है और एक बाइंडिंग साइट होती है. जो बाइंडिंग साइट होती है उसने सेंस करना है, उसने आने वाले सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है. जो कैटेलिटिक साइट है उसने फिर उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करना है. रिमेंबर कि जो एंजाइम्स होते हैं दे ऑलवेज नीड एन एक्वस मीडियम फॉर देयर एक्टिविटी. ठीक है, इनको हमेशा एक एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर रोल, परफॉर्म देयर प्रोसेस. अच्छा, विदाउट एंजाइम्स ना आपकी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती.
रीज़न क्या है? हमने जैसे बात की कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। तो जस्ट इमेजिन इफ़ देयर इज़ अ वर्ल्ड जहाँ पर एंजाइम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो क्या होगा, आपके जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, एंड जो स्लो रिएक्शन होते हैं दे डू नॉट सपोर्ट लाइफ। सॉरी। तो जो स्लो रिएक्शन है कभी भी लाइफ को सपोर्ट नहीं करते, तो इन दैट केस आप कभी भी लाइफ जो है आपकी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो लाइफ की एग्जिस्टेंस में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मूविंग ऑन, एंजाइम्स के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। सो देयर आर बेसिकली एक एंजाइम अगर हमारे पास होता है ना, तो उस एंजाइम के अंदर अगर मैं यहाँ पर बना के दिखा सकूँ आपको, ये अगर हमारे पास एक एंजाइम है ना, सो इस एंजाइम के अंदर एक होगा, ये पी से मैं कह रहा हूँ प्रोटीनिक पार्ट, एक होगा नॉन प्रोटीनिक पार्ट, ठीक है। जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट है वो बहुत छोटा सा होगा, प्रोटीनिक पार्ट बहुत बड़ा होगा। नॉन प्रोटीनिक पार्ट की फर्दर क्लासेज हैं, ठीक है, कि जो उसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट है, और वही यहाँ पर लिखी हुई है। अब वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है, कि वो कोफैक्टर है, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक ब्रिज का काम करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान। अब वो नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो सकता है, वो एक एक्टिवेटर भी हो सकता है। एक्टिवेटर का मतलब क्या है कि वो कोई हमारे पास इनऑर्गेनिक आयन हो सकता है, और रिमेंबर कि वो डिटैचेबल होगा, ठीक है, यानी कि कोवैलेंटली बाउंड नहीं करेगा। मैग्नीशियम भी होता है, हमने आयरन भी देखा है, हमने जिंक भी देखा है, हमने कॉपर भी देखा है। अगर आप क्लोरोफिल की बात करते हैं तो उसमें मैग्नीशियम होता है एक्टिवेटर, यानी उसका सेंट्रल मतलब उसमें एक्टिवेटर का रोल प्ले करता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बेसिकली क्या होगा फिर, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हमारे पास नॉन प्रोटीनिक पार्ट ही होता है, बट ये कोवैलेंटली बाउंड कर जाता है टू द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। जैसे हम हीमोग्लोबिन के अंदर जो हमारे पास हीम पोर्शन होता है, दैट इज़ प्रोस्थेटिक, वो कोवैलेंटली बाउंड कर जाता है। कोएंजाइम की जब हम बात करते हैं तो कोएंजाइम भी नॉन प्रोटीन पार्ट है, बट ये लूजली बाउंड करता है। यहाँ पर ये प्रोटीन पार्ट के साथ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना रहा। और इसके अंदर बुक में एग्जांपल दी हुई है, दैट इज़ द विटामिन। तो विटामिन हमारे पास कोएंजाइम्स होते हैं, तो एमसीक्यूज आ सकता है, उसको आप याद रखेंगे। अच्छा, अब दो यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज मैं कॉइन करने वाला हूँ, एक इज़ एपो एंजाइम एंड द अदर इज़ द होलो एंजाइम। देखिए हमारे पास कोई भी एंजाइम है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ, ये हमारे पास ना एक एंजाइम है। अब इस एंजाइम के अंदर से मैंने मतलब ये सिंपल एंजाइम है, यानी कि ये प्रोटीनिक पोर्शन है। अभी इसके अंदर मैंने वो नॉन प्रोटीन के आपको 4-5 क्लासेस बताई हैं, वो मैंने ऐड नहीं की, तो ये एक्टिवेट होगा? आप बताएं इसको, मतलब सोचें। तो बेसिकली वो एक्टिव नहीं होगा ना, सिर्फ प्रोटीनिक पोर्शन है, इसके अंदर नॉन प्रोटीनिक पोर्शन भी ज़रूरी है, यानी कोफैक्टर ज़रूरी है इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो वो नॉन प्रोटीनिक पार्ट जैसे ही इस प्रोटीनिक पार्ट के साथ अटैच होगा, यानी वो कोफैक्टर जैसे ही इस प्रोटीनिक पोर्शन के साथ अटैच होगा, तो ये फिर कहलाएगा होलो एंजाइम, यानी एक इनएक्टिव एंजाइम विद ओनली द प्रोटीनिक पोर्शन विल बी कॉल्ड एज एपो एंजाइम। यानी कि यहाँ पर एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड, प्रोटीन पार्ट ओनली, इनएक्टिवेट विदाउट कोफैक्टर, तो एपो एंजाइम। और अगर बहुत सारी चीज़ें होंगी, यानी एक्टिवेटिंग एंजाइम जो होता है वो हमेशा होलो एंजाइम होता है, और ये फुली फंक्शनल होता है। विटामिन जो होते हैं दे आर बेसिकली द कोएंजाइम, ये रॉ मटेरियल होते हैं और इनसे फिर कोएंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। तो इनकी बहुत ही कम मिकदार चाहिए होता है। आपने कभी देखा हो कि आपको 1 किलो विटामिन आप खा रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। यू नीड ओनली अ माइन्यूट क्वान्टिटी ऑफ विटामिन, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं फार्मेसी वगैरह पे जाएँ तो विटामिन के इंजेक्शंस भी मिलते हैं, एंड वो बहुत ही छोटे से इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द क्या कहते हैं एंजाइम कंपोनेंट्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट लोकेशन ऑफ एंजाइम्स इन सेल। यहाँ पर एक लाइन है कि एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोनों का डिफरेंस, दूसरा है कि एडिंग करेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड कोएंजाइम टू एपोएंजाइम रिस्टोर्स एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि अगर एक एंजाइम इनएक्टिव है तो अगर आप उसके अंदर करेक्ट अमाउंट ऑफ कोएंजाइम को ऐड करेंगे तो वो एक्टिव हो सकता है, ठीक है, उसकी जो एक्टिविटी है वो बहाल हो सकती है, सही है। सो अगेन दीज आर नॉट एनी काइंड ऑफ मतलब कोई हाई फिलोसफी या फिर कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सिंपल वर्डिंग में चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। आगे बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ द एंजाइम्स इन द सेल। इन सेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देर आर मतलब वेरियस लोकेशंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। साइटोप्लाज्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारे एंजाइम, ज़्यादातर एंजाइम जो है वो साइटोप्लाज्म में ही अपना रोल प्ले करते हैं। फिर आप क्लोरोप्लास्ट देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपको एंजाइम्स नज़र आते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है।
उसके अलावा आप माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आप एंजाइम्स देखते हैं इतने सारे, ठीक है। तो डिफरेंट लोकेशंस हैं जी एंजाइम की। एंजाइम एक सेल के अंदर डिफरेंट जगह पे मौजूद होता है, ठीक है। राइबोसोम्स के साथ भी बाउंड होता है, क्यों? क्योंकि उसने प्रोटीन बनाने। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में भी ये हमारे पास जो है वो मौजूद होता है। पेप्सिनोजेन जो है इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखना है कि अब क्या होता है कि काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में ही होते हैं एंड दे नीड एन अ स्टिमुलेंट टू बिकम एक्टिव, जस्ट लाइक पेप्सिनोजेन। अब पेप्सिनोजेन बेसिकली आपको पेप्सिन से याद रखना चाहिए कि ये हमारे पास स्टमक के अंदर ही मौजूद होगा। अब ये पेप्सिनोजेन जो है वो स्टमक के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में फिर रहा होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये पेप्सिन में क्यों नहीं है, मतलब एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं है? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इट्स अ पावरफुल एंजाइम, जो कि मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में है ना, इसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, ठीक है। देयरफॉर हम इसको इनएक्टिव फॉर्म में ही रिलीज़ करते हैं सेल के अंदर। और फिर एक्टिव कब होता है? जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाता है, जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है, जहाँ पर एसिडिक पीएच मिल जाती है, तो वहाँ पर ये एक्टिव भी हो जाता है। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमने एंजाइम की जनरल डिस्कशन की, देन वी डिस्कस्ड अबाउट के एंजाइम के कंपोनेंट्स क्या हैं, देन वी डिस्कस्ड के एंजाइम के अंदर जो डिफरेंट लोकेशंस है वो क्या हो सकती हैं। देन हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अगर एक एंजाइम है तो उसके अंदर क्या क्या उसकी खसूसियात होती हैं, ठीक है। जो हम कह रहे हैं कि लाइफ की एग्जिस्टेंस के ऊपर सारी बात आ रही है एंजाइम की वजह से। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है जी कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, मतलब 3D इनका एक स्ट्रक्चर होता है, ये इनकी खसूसियत है। और ये 3D स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। देन दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप, तो यानी कि रिसाइकल होते हैं, कंज्यूम नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट इज डू नॉट इफेक्ट द नेचर स्लैश प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट, यानी कि ये किसी भी तरह से जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसकी नेचर, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इफ़ेक्ट नहीं करते। थोड़ी सी मिकदार के अंदर एंजाइम चाहिए होते हैं और आपके रिएक्शंस को ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं और रिएक्शंस की स्पीड भी बढ़ाते हैं, बिकॉज हाई स्पीड रिएक्शंस ओनली सपोर्ट लाइफ, स्लो रिएक्शंस डू नॉट सपोर्ट लाइफ। और ये अपनी स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन के अंदर, यानी कि एक सिंगल एंजाइम जो है ना, एक सिंगल केमिकल रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि सेंसिटिविटी टू माइनर चेंजेस इन पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब आगे डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से अगर आपकी ब्लड के अंदर पीएच थोड़ी सी चेंज हो तो एंजाइम के ऊपर कितना इफेक्ट, उसकी आयनाइजेशन चेंज होती है। टेम्परेचर अगर चेंज करते हैं तो उसकी जो आपकी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। आपकी डीनेचुरेशन हो जाती है, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पे करती है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास कम है तो ये मतलब फिर स्पीड अप कर देंगे रिएक्शन के। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि सारी जो आपकी एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं वो फिल्ड अप हैं या फिर वो ऑलरेडी मतलब ऑक्यूपाइड है, तो फिर आपका रिएक्शन सेचुरेशन की तरफ चला जाता है, यानी कि फिर आप जो है देख रहे होते हैं कि प्लेटू आ जाता है, जहाँ पर रिएक्शन जो है वो आप जितना भी सबस्ट्रेट डालें तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा होता, क्योंकि आपने सबस्ट्रेट जो है वो अनलिमिटेड डाल दिया। फिर कुछ हमारे पास एंजाइम्स हैं जिन्हें कोफैक्टर्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी कि उनको नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को काफ़ी कम कर देते हैं। सबसे क्रिटिकल फंक्शन एंजाइम का जो पूछा जाए तो वो यही है। अब अगर हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मैंने ये बता दिया बात आपको, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कैटालिसिस। बेसिकली हमारे पास 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है और यहाँ पर जो मज़े की बात इसकी हम डिस्कस करेंगे वो इलस्ट्रेशन से ही हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ अ ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है इसको कि यहाँ पर आपकी फ्री एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो है वो रिएक्शन का प्रोग्रेस चल रहा है एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है आप इसके अंदर देखें कि जैसे ही हमने एंजाइम डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा कम होगी, तो आपका जो टाइम इतना ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, वो आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा बच गई है, आपको कंजर्व हो गई एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब थोड़ा सा ना हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को भी समझ लेते हैं कि एक एंजाइम काम किस तरह से करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एंजाइम है पेप्सिनोजेन। अब वो पेप्सिनोजेन का हमने समझ लिया कि उसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिल गया, उसके अंदर उसने काम अपना स्टार्ट कर दिया,
जैसे उसके पास सबस्ट्रेट आएगा तो वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज़ एन इंटरमीडिएट रिएक्शन, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप होता है, ठीक है। देन उसके बाद एंजाइम अलहदा और प्रोडक्ट अलहदा हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ देयर वर्किंग। एक्टिव साइट मैंने आपको दोनों बता दिए पहले ही स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर के अंदर। चार्ज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज फाउंड बाय द अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन बॉट क्लोजर बाय कॉइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये भी अगेन वही बात हमने ऊपर सबसे पहले कर ली थी कि एक्टिव साइट के ऊपर हमारे पास उसकी शेप और उसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो किस तरह से आता है, उसके ऊपर जो स्पेसिफिक एंजाइम जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी वजह से आता है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अच्छा, एंजाइम टू एंजाइम चेन में भी हमारे पास काफ़ी सारे रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, जिनके अंदर हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो समझनी चाहिए। आपने फीडबैक इनहिबिशन समझा होगा। फीडबैक इनहिबिशन बेसिकली ये होता है कि कोई भी हमने रिएक्शन किया, उसकी जो प्रोडक्ट है वो डिक्टेट कर रही है या फिर वो हमारे पास जाके इनहिबिट कर रही है अर्लियर एंजाइम को अपने पाथवे के अंदर, ताकि ओवर प्रोडक्शन ना हो, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट इज एक्टिंग एज एन इनहिबिटर फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास उसकी एक क्या कहते हैं इलस्ट्रेशन भी है, ये देखिए, सेल्फ रेगुलेटरी। ए से बी बना, बी से सी बना, ये देखें, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई। अब ई ने क्या किया, ये ज़्यादा बन गया तो उसने क्या किया, पीछे सिग्नल दे दिया कि भाई एंजाइम 1 आप जो है वो थोड़ा अपना काम रोक दें, ठीक है। और फिर उसके अलावा हमारे पास क्या हुआ, ए जब ए से बी ही नहीं बना तो ना E2 का काम है, ना एंजाइम 3 का काम होगा, ना एंजाइम 4 का होगा, और आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ हमारे पास जो चेन के अंदर एंजाइम्स हैं वो रिएक्ट करते हैं। प्रिकर्सर बेसिकली क्या होता है, प्रिकर्सर होता है कि मिसाल के तौर पे इस पाथवे में ना जो ए है वो बी के लिए एक प्रिकर्सर होगा, ठीक है, और एंजाइम 1 जो है वो एंजाइम 2 के लिए प्रिकर्सर होगा। सो दिस इज़ द थिंग। जो उससे अर्लियर चीज़ होगी ना, अर्लियर सब्सटेंस जो होगा वो लेटर एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, तो वो जो अर्लियर सब्सटेंस है वो एक प्रिकर्सर है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एंजाइम टू एंजाइम रिएक्शन, आप देख सकते हैं। अब लॉक एंड की मॉडल का समझ लेते हैं। आपने देखा होगा एक चाबी है वो एक स्पेसिफिक ताले को ही खोल सकती है। तो एमिल फिशर जो था 1890 के अंदर ये डिसाइड करता है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है ना ये लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो चाबी और ताला है ये तो आपस में बड़े ही इनकी स्ट्रक्चर देखा जाए तो रिजिड होता है, यानी चाबी बेशक ताले के अंदर भी चली जाए लेकिन वो चेंज नहीं आता उसकी शेप के अंदर, वो शेप वही रहती है उसकी, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि जो चाबी है एक स्पेसिफिक ताला ही खोल सकती है, वो बात तो ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कन्वर्ट कर सकता है। बट यहाँ इसके मॉडल के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये रिजिडिटी की तरफ जा रहा था। ये कहता है कि जो आपकी की है वो रिजिड है, आपका जो लॉक है वो भी रिजिड है, और इसके मुताबिक एंजाइम जो है वो एक लॉक है और जो सबस्ट्रेट है वो एक की है, ठीक है। वो किसी हद तक बात समझ आती है, बट यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारे पास मिसिंग थी, तो इसकी लिमिटेशन आपको याद रखनी है। अब लॉक एंड की मॉडल की लिमिटेशन मैंने आपको बता दी है। अब इंड्यूस फिट मॉडल डैनियल कॉशलैंड ने दिया था 1959 के अंदर, एंड इसने कहा था कि इंड्यूस फिट मॉडल इज़ मोर ऑफ लाइक अ ग्लव्स। आपने ग्लव्स पहने तो ग्लव्स आपने पहने तो वो उस आपके जो हाथ हैं उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द इंड्यूस फिट मॉडल, एंड दैट रियली फिट्स the enzyme characteristics rather than the lock and key model, because induced fit model के अंदर आपके पास एक स्ट्रक्चरल रिजिडिटी आ रही है, ठीक है, जिससे आप मतलब काफ़ी और चीज़ें भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कोर आइडिया बेसिकली क्या है कि जब भी कोई सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ कंबाइन करता है तो वो हमारे पास एंजाइम के अंदर कुछ चेंजेस लेके आता है, ठीक है, जिससे हमारे पास जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाती है। फिर एक्टिव साइट की नेचर फ्लेक्सिबल होती है, इफेक्ट ऑफ चेंज in structure enables enzyme to perform its catalytic activity. करंट स्टेटस क्या है कि मोर वाइडली एक्सेप्टेड देन लॉक एंड की, बिकॉज ये ज़्यादा सेंस बनाता है, ठीक है। तो इनका यहाँ पर मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है। देन वी हैव द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। तो बेसिकली देर आर 3 फैक्टर्स दैट आर रिटन इन द PTB। तो बेसिकली इसमें पहला एंजाइम की कंसनट्रेशन आ जाता है। अब जस्ट इमेजिन करें कि आपके पास एक मतलब कंडीशन है जहाँ पर आपके पास सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सबस्ट्रेट तो अनलिमिटेड है। तो आप वहाँ पर जब एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपका जो मतलब रिएक्शन का रेट है वो ऑफ कोर्स एंजाइम की कंसंट्रेशन भी डिपेंड करेगा ना, बिकॉज
आपके जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसनट्रेशन तो अनलिमिटेड होगी ना, तो वो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे ना फिर। इसी तरह अगर हम एंजाइम की कंसनट्रेशन को डबल करेंगे तो रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाएगा, अप्लाइड द फैक्ट कि हमारे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है। अच्छा, अगर हम एंजाइम की कंसनट्रेशन बढ़ाते हैं ना तो आपको ज़्यादा एक्टिव साइट्स मिलती हैं, ज़्यादा एक्टिव साइट मिलेंगी तो ज़्यादा सबस्ट्रेट आके जुड़ेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी। इसी तरह से जैसे ही कोई लिमिटिंग कंसनट्रेशन रीच होती है तो फिर ये एंजाइम के इंक्रीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि जैसे ही हमारे पास मतलब हमने जो सबस्ट्रेट को अनलिमिटेड किया हुआ था हम उस पर लिमिट डाल देंगे तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता आप एंजाइम जितना मर्जी दे दो, क्योंकि सबस्ट्रेट ही नहीं है। सबस्ट्रेट नहीं है तो एंजाइम अकेला कैसे अपना काम करेगा। सेम केस यहाँ पर भी सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन के अंदर भी आप अप्लाई करोगे कि अगर लो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन होगी तो हमारे पास ऑफ कोर्स फिर वो सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी के ऊपर डायरेक्टली चला जाएगा रिएक्शन, क्योंकि एंजाइम फिर वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा होगा, अनलिमिटेड होगा। एंजाइम कंसनट्रेशन केप्ट कांस्टेंट प्लस इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट, यानी कि आप एंजाइम की कंसनट्रेशन को कांस्टेंट करो और सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाओ तो एक टाइम आएगा कि मतलब वो फिर सैचुरेशन हो जाएगी, ठीक है, सारी जो एक्टिव साइट्स हैं वो फिल्ड अप हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। फिर प्लेटो का रीज़न ये होगा कि एट हायर सबस्ट्रेट लेवल ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड, एंजाइम इज़ डिहाइड्रेटेड, एंजाइम इज़ सैचुरेटेड। अच्छा, फिर वो बात कर रहे थे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। एज़ यू ऑल नो कि देर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो कि एंजाइम के एक्शन को मैन्यूवर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर वी टॉक्ड अबाउट कि एंजाइम की कंसनट्रेशन मैटर करती है, आपके सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन मैटर करती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिगार्डिंग द टेम्परेचर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है दैट इज़ के जो पीटीबी के अंदर ग्राफ्स बने हुए हैं ना रिगार्डिंग द आपका टेम्परेचर एंड पीएच, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपली अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो आपको जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर रिएक्शन रेट नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर नज़र आ रहा है। हम जिस तरह टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं यू कैन सी देयर इज़ अ स्लोप, एंड यहाँ पर आपका टेम्परेचर की वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड, ठीक है, रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। एंड यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि रेट डबल हो रहा है विद 10 डिग्री इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, तो आपको एमसीक्यूज़ के अंदर ये चीज़ लास्ट में पूछी जाती है। देन देयर इज़ अ पीक। अब आप देख रहे हो कि नॉर्मल कर्व तो यही होना चाहिए था अगर इनऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में नॉर्मल कर्व ये ऊपर की तरफ को ही जाता है, बट ऑल रिएक्शंस आर नॉट इनऑर्गेनिक। तो जनरली क्या होता है कि पीक पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम की पीक आ जाती है। अब उसके बाद क्या वजह है कि यहाँ से ये हमारे पास नीचे की तरफ आने लगी, यानी जैसे ही हम 37 से 50 डिग्री गए तो रिएक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि डीनेचुरेशन हो जाती है, यानी कि जो फिज़िकल स्टेट होती है एंजाइम की वो आपकी चेंज हो जाती है। अब एज़ यू ऑल नो कि एक टर्शरी प्रोटीन है एंड इसके अंदर एक सेट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी एक पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन है जिससे एक पर्टिकुलर एंजाइम बन रहा है। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो आपके एंजाइम के एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वायलेंट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी फ़िज़िकल जो स्टेट है एंजाइम की वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। दैट विल लीड टू अ डिक्रीज़ इन रेट ऑफ रिएक्शन, सही है। तो दैट वाज अबाउट द एंजाइम का जो टेम्परेचर का एंजाइम पर इफेक्ट है। लो टेम्परेचर है तो स्लो रेट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, बट अप टू अ सर्टेन लेवल। Q10 आपको समझा दिया मैंने कि 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो डबल हो जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर रीच होगा तो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ह्यूमन बॉडी में 37 डिग्री होता है, अबव ऑप्टिमम होगा तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा। डीनेचुरेशन बेसिकली क्या है कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा सो देन एंजाइम की जो फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली, इसी को तो हम डीनेचुरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे ना बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना ज़रूरी है, दैट इज़ रिगार्डिंग द डीनेचुरेशन एंड इनिबिशन। नाउ वी ऑल नो कि डीनेचुरेशन जो है दैट इज़ ड्यू टू द परमानेंट लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ड्यू टू द वायलेंट वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स लीडिंग टू चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द एंजाइम। इनिबिशन क्या होती है? इनिबिशन में आपकी फिजिकल स्टेट तो कंजर्व रहती है, बट आपका जो एक्टिव साइट है या फिर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। इनिबिशन में एक्टिव साइट भी ब्लॉक हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम एक्टिव साइट कोई और जगह भी ब्लॉक हो सकती है। अल्टीमेटली एंजाइम अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में एक इंपॉर्टेंट फ़र्क आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द पीएच। अगेन आपने पीटीबी पे जाना है, जब जो भी आपकी बुक है उसके अंदर जो भी आपको एक
क्या कहते हैं ग्राफ दिया होगा। अब यहाँ पर आई डोंट नो पीएच का ग्राफ क्यों नहीं दिया हुआ, बट नेवरदलेस पीएच का जो ग्राफ होता है दैट इज़ समथिंग लाइक, अगर मैं यहाँ पर इसको दिखा सकूँ, यहाँ पर भी नहीं है। खैर आप अपनी पीटीपी की बुक के अंदर पीएच का ग्राफ देखोगे ना तो इट विल बी मोर ऑफ लाइक का, मतलब सिंपल एक स्लोप है, उसके अंदर इस तरह की स्लोप नहीं है आपको नज़र आएगी, ठीक है, इस तरह नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ यू टाइप, ठीक है, ये थोड़ा सा वीश टाइप है, वो थोड़ा सा यू टाइप है, ठीक है, कहने का मकसद ये है। बाकी ये कि पीएच जो होती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते हो कि हम हमेशा कहते हैं कि 7.35 से 7.45 के दरमियान में ही कहीं पर पीएच का रहना ज़रूरी है। अगर इसमें थोड़ी सी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगी तो पॉसिबिलिटी ऑफ मतलब थिंग्स टू वर्क आउट इन योर बॉडी विल बी वेरी वेरी लो, यानी कि लाइफ की जो सर्वाइवल है बड़ा उससे हैम्पर हो जाता है। अब वजह क्या होती है, देखो एक तो पीएच की रेंज काफ़ी नैरो है, देन देयर इज़ एन ऑप्टिमम पीएच एज वेल। अब होता क्या है कि स्लाइड चेंज इन पीएच से जो आपकी एक्टिव साइड थी, हमने बात की थी कि एक्टिव साइड के ऊपर एक सर्टेन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिन पे सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज होता है विच इज़ वेरी स्पेसिफिक टू अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। यही तो वजह है कि एक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जिसको वो कैटलाइज कर सकता है। अब यहाँ पर अगर उसी के अंदर आयनाइजेशन हो जाएगी तो वो मैन्यूवर हो जाएगा, तो एक्टिव साइड से इसे फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो एंजाइम की फंक्शनैलिटी वहाँ पर हैम्पर हो जाएगी। अब सब्सट्रेट की आयनाइजेशन भी पीएच से हैम्पर होती है, तो फिर वो सब्सट्रेट जिसकी एक पर्टिकुलर हमारे पास चार्ज था जो कि एक्टिव साइड जिसको सेंस कर रही थी, अब वो सब्सट्रेट का चार्ज चेंज हो जाएगा तब भी तो हमारे पास रिएक्शन नहीं हो पाएगा ना। तो अंडर दीज चेंज कंडीशन एंजाइम एक्टिविटीज़ आइदर रिटार्डेड और ब्लॉक्ड कम्प्लीटली। अब इस तरह की कंडीशन होंगी तो ऑफकोर्स आपको जो है एंजाइम ये जो आपकी रिएक्शन है ये रिटार्ड ब्लॉक हो जाएंगे। तो होप्स हो कि आपको पॉइंट समझ में आ जाएं, बिकॉज बुकिश बातें हैं बट अगेन इनकी सेंस बन जाएगी तो आपको फिर आगे कभी भूलेंगे नहीं। दिस इज़ अ वेरी वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। मैं अगर पेपर बनाता हूँ तो मैं उसके अंदर इधर से एक दो एमसीक्यूज़ उठाता हूँ, बट तरीका मेरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है उठाने का एमसीक्यूज़, ठीक है, इसी एमसीक्यूज़ को घुमा फिरा के दूंगा, बट अगेन आप अगर इस चीज़ को समझेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना आपको हिंट देने के लिए यहाँ पर एक चीज़ बना के रखी, दैट इज़ मैं सिंपली आपसे पूछ सकता हूँ कि गिव मी द राइट ऑर्डर ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम द एसिडिक टू द आपका एल्कलाइन पीएच, तो ये हमारे पास होगा, ठीक है, पेप्सिन है, फिर सुक्रेज है, फिर एंटेरोकाइनेज है, फिर सेलिब्रियम माइलेज है, फिर कैटलेज है, फिर कैमोट्रिप्सिन है, फिर आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज है, फिर आर्जिनीज है, ठीक है। अब इन सब के फंक्शनिंग भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। आर्जिनिन जैसे है, आर्जिनेज जो है जैसे लीवर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। काइमोट्रिप्सिन जो है ये पैंक्रियाज से रिलीज होता है, ये प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, काइमोट्रिप्सिनोजेन होता है, ठीक है। तो ये कैटलेज हमारे पास एंजाइम है, लीवर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सिलिवरियम माइलेज है तो माउथ के अंदर होगा, ठीक है। एंटेरोकाइनेज है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। सुक्रेज है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा ऑफकोर्स। पेप्सिन है तो स्टमक के अंदर होगा। जितने भी कार्ब्स वाले हैं तो वो सारे इंटेस्टाइन में ही होंगे ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको देख लेनी है। नाउ विल मूव ऑन टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अबाउट द इनहिबिटर्स। इनहिबिशन से मुराद क्या होती है, रोक देना, ठीक है। अब क्या हो कि हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हों जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को हैम्पर कर दें, ब्लॉक कर दें विदाउट चेंजिंग द फिजिकल स्टेट, जस्ट इम्पैक्टिंग द केमिकल, मतलब केमिकल चेंजेस उसके अंदर लेके ना कि फिजिकल चेंजेस, तो हम कहते हैं कि वो इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। अब इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ पॉइजन, साइनाइड, एंटीबायोटिक, एंटी मेटाबोलाइट, सम ड्रग्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो हाउ डज़ इट वर्क एंड इसकी कैसी क्लासिफिकेशन होती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। इरिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, और उसके अलावा रिवर्सिबल में फर्दर 2 टाइप्स आ जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। इरिवर्सिबल सिंपल है, इसने क्या करना है, एक्टिव साइड के साथ जाके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोवैलेंट बॉन्ड आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। ये फिर क्या करते हैं कि बहुत मुश्किल से टूटते हैं, यहाँ पर टूटते ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये परमानेंट हो जाता है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में कौन से आ जाएंगे, पॉइजन्स, मेनली पॉइजन्स। कहते हैं ना किसी को जहर दिया जाता है तो उसका बचना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो रिवर्स करना ही बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इधर से बन जाएंगे, इस टेबल के अंदर से अच्छे से देख लेना। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव क्या होगा कि हमारे पास एक जगह के लिए 2 बच्चे compete कर रहे हैं, हम कहते हैं कि एमडी कैट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वाई वी से दैट, बिकॉज वहाँ पर एक सीट के लिए हज़ारों बच्चे जो हैं वो compete कर रहे होते हैं। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पर एग्जांपल उसकी कोट करें तो आप कहेंगे कि एक एक्टिव साइट के लिए 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में compete करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बट कॉम्पिटिटिव वंस। अब इसमें क्या होता है कि वो दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे, दोनों की
जो दिखने में चीज़ें होंगी वो सेम ही होंगी, बट अगेन केमिकली वो दे विल बी डिफरेंट, ठीक है, उनका काम करने के तरीके वो सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। अब क्या करेंगे वो, अब वो क्या करेंगे, एक्टिव साइड के लिए वो फाइट करेंगे, एंड अगर कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर हमने जो दिया वो ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो जाके एक्टिव साइड के ऊपर अटैच हो जाएगा, एंड बट बनाएगा वीक लिंकेज। यानी कि अगर हमने अगर रिवर्सिबल इनहिबिटर दिया हुआ कॉम्पेटिटिव, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर हम वहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली वीक लिंकेजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, एंड हमारा सबस्ट्रेट जाके अटैच हो जाएगा, तो इट कैन बी रिवर्स्ड। तो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स जो है उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स में ये होता है कि वो एंजाइम के मतलब एक्टिव साइड पे जाके अटैच नहीं होते, वो एंजाइम की एक्टिव साइड के अलावा किसी और जगह पे अटैच होते हैं, बट वहाँ पर अटैच होने से भी आपका एक्टिव साइड जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाता, या फिर अगर आपके एक्टिव साइड पे कोई सबस्ट्रेट आके अटैच हो भी जाए तब भी वो काम नहीं करने देगा। तो a site that is other than the active site where inhibitor can attach is called as the allosteric site, एंड वहाँ पर जब हमारे पास कोई भी इनहिबिटर अटैच होगा that won't allow any kind of enzymatic activity, and if you even increase the concentration of substrate, even that won't help you in reversing that whole reaction. होप्स हो कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आएगा। दोनों वीक लिंकेजेस होते हैं, बट यहाँ पर सबस्ट्रेट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। दैट इज़ अ स्मॉल टेबल दैट यू कैन वॉच फॉर योर सेल्फ। ओके, एंड यहाँ पर इनकी एग्जांपल फ्रॉम द पीटीबी इफ आई कैन से, तो मेलोनिक एसिड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, हालांकि सबस्ट्रेट यहाँ पे सक्सिनिक एसिड होना चाहिए था क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, बट मेलोनिक एसिड इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द सक्सिनिक एसिड, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को थोड़ा सा यहाँ पर धोखा हो जाता है उसके साथ, एंड जब वो मेलोनिक एसिड अटैच हो जाता है तो वो काम नहीं करने देगा उसको। नॉन कंपेटिटिव में लेड हो गया, मरकरी हो गया, दे आर द इनहिबिटिंग एंजाइम्स, ये उस एक्टिव साइड के अलावा एलोस्टेरिक साइड पर जाके अटैच होंगे, बट अगेन they won't allow the functioning even if you increase the substrate concentration. That was all. Hope so कि इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. These are the summaries that you can see from here. आप इसकी तस्वीर वगैरह ले सकते हो. Although I have tried कि यहाँ से आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ. स्टिल अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो यू नो कि आपका कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन रहता है, तो आप वहाँ पर मेरे से पूछ सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट ये मैंने अभी तीसरा लेक्चर डाला है, इससे पहले मैंने सेल के रिगार्डिंग डाला है, फिर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मैंने डाला है, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन, इसमें वायरस को मैंने बड़े अच्छे से डिस्कस कर दिया था. देन उसके बाद दिस इज़ द थर्ड लेक्चर जहाँ पर हमने एंजाइम के बारे में डिस्कस कर लिया. ना तो पॉइंट इज़ के इन सब चैप्टर्स के रिगार्डिंग मेरे पास एमसीक्यूज़ बैंक अपना बना हुआ है, तो मेरी कोशिश होती है वो साथ साथ में उसमें से एमसीक्यूज़ जो मुझे लगता है कि हाई जील्ड होते हैं वो मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी अपलोड करता हूँ रोज़, और इसी तरह से मैं जो यूट्यूब की कम्युनिटी है उसके अंदर भी ऑलमोस्ट रोज़ाना ही एमसीक्यूज़ डाल रहा होता हूँ, जिस पे बच्चों के काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सेज भी आ रहे होते हैं, विच इज़ गुड टू सी. तो वो एमसीक्यूज़ मैं रोज़ाना की बेस पर डाल रहा हूँ. अगर आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ चाहिए होते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैं एक दिन में एक एमसीक्यूज़ डालता हूँ और व्हाट्सएप पे 3 भी डाल देता हूँ, 2 भी डाल देता हूँ, 4 भी डाल देता हूँ, तो वहाँ पर इस तरह का सीन होता है. तो अगर आपको किसी भी तरह की अपडेट चाहिए होती है कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर क्या आने वाला है, कोई इनसाइट इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए होती है, तो आप उसके लिए लाजमी जाकर मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो. मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के डालता हूँ, तो अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता तो पिछली कोई वीडियो उठा के देख लो, उसके अंदर आपको वो व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा. व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स मैं वहीं पर देता हूँ अपने चैनल के रिगार्डिंग, और इसी तरह से वहाँ पर मैं जो इम्पोर्टेंट बात होती है, जो उस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है समझना, वो मैं साथ साथ गाइड भी करता रहता हूँ. तो होप्स हो कि आपको ये वाली सीरीज़ जो है वो पसंद आ रही होगी एंड आप इससे फ़ायदा उठा पा रहे होगे. एज़ यू नो कि टाइम कम रह गया है, अब हमें थोड़ा और जल्दी चीज़ों को लेके चलना है, तो फोकस आपका सिर्फ एक ही होना चाहिए, दैट इज़ गिविंग 110% इन टू योर स्टडीज़. इंशाल्लाह 2025 की से भी ज़्यादा ईजी होने वाला है 2026 का एमडी कैट. होप्स हो कि आपको ये सब चीज़ें फ़ायदा दें. अगर फ़ायदा दे रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको इसमें से क्या चीज़ पसंद आई, क्या अच्छी लगी, क्या कॉन्सेप्ट आपका अभी वीक है, तो आप उसके ऊपर भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. I will see you in another video where I will be talking about the golden tips that you need to crack MDCAT 2026. That will be uploaded inshallah very soon.
एंड तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए एंड मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।